तो काफी बेहतर है, जो एक्सपेक्टेड थे उससे काफी बेहतर है। वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ टॉप लाइन, वहां भी बीट किया है। एबिटा वहां बीट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नियरली करीब 2,500 करोड़ ज्यादा है, जहां से आई थिंक ऑल ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग। और यदि पेटकेम का देखें तो जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस का जो एबिटा जो एक्सपेक्टेड था कि कम होगा, वहां पे भी हम लोग देखा है कि इट इज मोर लेस सिमिलर टू लास्ट क्वार्टर। तो मैं तो बोलूंगा कि ओवरऑल एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। इनफैक्ट रिटेल फ्रंट पर भी जो अनुमान था कि इस बारी जैसे से अनलॉक का फेज शुरू हुआ है, ये नंबर्स और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी रोबस्ट नंबर यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष सर, कैसे नंबर्स को आपने रीड किया? अभी तक तो जो आंकड़े देखने को मिले उसमें मुनाफे फ्रंट पर और आय फ्रंट पर दोनों ही लिहाज से नंबर्स बेटर हैं। O2C हो या रिटेल हो या डिजिटल हो, तीनों ने ही अपर एंड को मीट किया है। कैसा अनुमान था आपका और कैसे देख रहे हैं आप नंबर्स को? बिल्कुल, उम्मीद से तो इनफैक्ट काफी वेरिएशन बहुत ज्यादा है पॉजिटिव साइड में, क्योंकि जो उम्मीद कर रहे थे 13,600 करोड़ के आसपास, वहां से 15,480 का जो फिगर आया है करोड़ में, वो उम्मीद से काफी बेहतर है। और मेरा मानना है 2-3 फैक्टर इसमें जो मुझे नजर आते हैं कि जो O2C का जो नंबर्स आए हैं वो काफी एनकरेजिंग है, क्योंकि डिमांड में काफी इजाफा हुआ है पिछले लास्ट क्वार्टर में, जो उनके एंड यूजर्स इंडस्ट्री है वहां पर। इसके अलावा रिटेल भी दोबारा से, चूंकि फुटफॉल शुरू हो गए हैं, मॉल्स चालू हो गए हैं, और जो उन्होंने डिजिटल कॉमर्स का अपना एक इन मीन टाइम में एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, उसका भी बड़ा फायदा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। ऐसा ही मुझे लगता है कि जो गैस का प्रोडक्शन है वहां पे, चूंकि रिलायंस इंडिया का 20% अभी गैस प्रोड्यूस कर रहा है और गैस के दामों में भी बहुत इजाफा हुआ है पिछले क्वार्टर में, तो उसका भी बेनिफिट आपको नंबर्स में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल नंबर सुपर बीट है। हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, हमने सुविध ये कहा भी था कि हमने हायर साइड के नंबर लिए हैं अपने अनुमान में, उससे भी बेटर नंबर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं अदर इनकम 4,000 करोड़ की 4,200 करोड़ की निकाल दूं, तब भी ये नंबर 1,68,000 करोड़ आ रहे हैं। हमने तो 1,60,000 करोड़ का ही अनुमान लगाया था रेवेन्यू में, तो सुपर बीट नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और बाजार की जो भी उम्मीदें थी हायर साइड की, उससे भी बेटर नंबर देखते हुए तीनों सेगमेंट में। अमरीश सर, ये जो रिटेल में इतना जबरदस्त है, हमको लग रहा था कि ब्रिक एंड मोर्टार पूरी तरीके से खुल गया है और उसमें अच्छे नंबर की उम्मीद थी, उससे भी कहीं बेटर नंबर आते हुए दिखे और इस बीच में कई सारे एक्विजिशंस भी हुए हैं इसमें। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक रिटेल के नंबर्स वे स्लाइटली बेटर देन जो एक्सपेक्टेड था, शायद करीब 55% हायर एबिटा में। आई थिंक इट्स एक्चुअली दे आर स्लाइटली बेटर देन दैट। मुझे लगता है कि आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ एज फार एज जियो इज कंसर्न्ड, जो आरपूस के नंबर्स यदि आते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरपू के नंबर तो अभी उन पर फिलहाल नजर रहेगी, लेकिन आशीष सर, स्पेशली जो क्रूड की कीमतों में तेजी आई पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और वाई बेसिस पे भी ऑब्वियसली एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, किस हद तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या इतना अपर एंड पर आते हुए दिखाई पड़ेगा O2C कारोबार का बिजनेस, क्योंकि ये पूरा स्पेस बजिंग रहा है पिछले कुछ समय में। रियलाइजेशन फ्रंट पर लास्ट क्वार्टर से बेटर साइड पर रियलाइजेशन इस क्वार्टर में दिख रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड कैसे मान रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोकेमिकल बिजनेस में रिलायंस की जो पोजीशनिंग है वो इंडिया में नंबर 1 है, और तो जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स केमिकल्स हैं उसमें आप जो भी नाम लीजिए, वो सारे केमिकल्स अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहे हैं। तो कोई रीजन नहीं था कि O2C से कोई डिसअपॉइंटमेंट है। इनफैक्ट O2C के जो EBITDA नंबर्स हैं वो काफी बेहतरीन है। और रिटेल में एक आप ध्यान दीजिए, लास्ट क्वार्टर में 1953 करोड़ का EBITDA था, जो इस बार 2,923 करोड़ का EBITDA हुआ। तो एक बड़ा गेम चेंजर जो इमर्ज हो रहा है यहाँ पर, वो एक रिटेल रेवोल्यूशन में, जिसमें रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया है इस बार। पार्थिव शाह भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। पार्थिव सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स आ चुके हैं रिलायंस के और 1,67,000 करोड़ रुपए बिना अदर इनकम के, इसको अगर आप काउंट करेंगे और अगर उसके साथ भी काउंट करेंगे तो अपर एंड पे ही नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अनुमान था आपका और कैसे आंकड़ों को आपने रीड किया? शुक्रिया सर। बेसिकली जो नंबर्स है, और आपने राइटली तरह से बताया कि जो अदर इनकम में निकाल देता हूँ तो ना कंसोलिडेटेड फ्रंट, बिकॉज 4 बड़े बिजनेसेस है जिसको कंबाइन करके जो कंसोलिडेटेड नंबर आया है 1.62 लाख करोड़ का रेवेन्यू, आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। एबिटा फ्रंट पे भी देखें तो 26,020 करोड़ कंसोलिडेटेड एबिटा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और हम जानते हैं कि ये एक
स्लाइट टर्न अराउंड क्वार्टर है। आगे जाते स्पेशली क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हम और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखेंगे। ये क्वार्टर में हम जानते हैं कि काफी सेगमेंट, जैसे सबसे पहले अगर मैं रिटेल सेगमेंट की बात करूं तो नो डाउट कंपनी को एक बेस इंपैक्ट भी था, बिकॉज ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो नंबर्स काफी वीक थे। तो रिटेल सेगमेंट में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थे और हमने हाईलाइट्स भी देखे थे अन्य कंपनीज लाइक टाइटन, डीमार्ट, तो फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही हुआ लगता है, इसलिए ये नंबर्स इतने अच्छे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेल एट द रेवेन्यू ऑफ 45,450 करोड़। एबिट के फ्रंट पे देखे तो 6.4% का एबिट मार्जिन है रिटेल में, जो बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज क्वार्टर हम अगर कंपेयर करें तो वो 200 बेसिस पॉइंट कम थे, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी सॉलिड उन्होंने रिकवरी की है। और आगे जाते जो रिटेल का रन रेट है, बिकॉज गोइंग इनटू क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 हम फेस्टिवल सीजन और मोर इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे कंज्यूमर सेंटिमेंट जो इंप्रूव है उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे। अगर मैं O2C बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं मानूंगा थोड़ा इन टर्म्स ऑफ एबिट मार्जिन जो 8.9% के आसपास आए वर्सेस 10.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे मैं मानूंगा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आगे जाते डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा और पेटकेम सेगमेंट में से भी नंबर सुधरेंगे। ये क्वार्टर में हम जानते हैं कि रिफाइनिंग सेगमेंट से हम बेटर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग देख रहे हैं कि रिफाइनिंग मार्जिन और जो बेंचमार्क रहता है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, उससे अगर कंपेयर करें तो वहां से ये नंबर्स स्लाइटली अभी इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी में। एक जमाने में रिलायंस 10-11 का GRM करता था जो लो में 5.5 हो गया था, तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि इंप्रूवमेंट रहेगी। PVC पेट मार्जिन की बात करें तो वहां पे थोड़े मार्जिन मेरे को डिक्लाइनिंग ट्रेंड में लग रहे हैं। दैट इज द रीजन O2C में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। टेलीकॉम की बात करें तो बहुत ही स्टेडी परफॉर्मेंस है, बिकॉज टेलीकॉम में सब्सक्राइबर एड्स की बात करें तो वी वर एक्सपेक्टिंग 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और आरपूज में ये क्वार्टर में हम बड़ी वृद्धि नहीं देखेंगे, 140 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नंबर्स आए ऑन एबिटा फ्रंट, आई थिंक 48% जियो का जो एबिटा मार्जिन है जी। एक और आंकड़ा आपको मैं ऐड कर देता हूं, आप 140 रुपए के जी आरपू की बात कर रहे हैं, जो आरपू का आंकड़ा है वो 143 रुपए 50 पैसे है। हमारा जो अनुमान था वो भी 143 था अपर एंड पर आकर, और उसको ही बीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नंबर, और आपके अनुमान से तो करीब 3-3.5 रुपए ऊपर अभी आरपू कामकाज कर रहा है। तो अब इस नंबर के बाद करीब 43 करोड़ के आसपास के नए सब्सक्राइबर भी हैं, तो ये दोनों आंकड़ों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप क्या कहेंगे डिजिटल कारोबार को लेकर? कि डिजिटल कारोबार का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, बिकॉज इवन 140-41 जो स्ट्रीट का कंसेंसस एस्टिमेट था उससे भी उन्होंने बेटर किया, और एट अ पॉइंट इन टाइम जहां पे इनकी जो सब्सक्राइबर्स ऐड करने की रन रेट है अन्य कॉम्पिटिटर्स से थोड़ी स्लो हो गई थी। और हम जानते हैं कि वी आर स्टिल अवेटिंग द जियो फोन लॉन्च जो डिले हो गया था, जहां पे 2G सब्सक्राइबर्स को ये लोग कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, नेक्स्ट ईयर FY23 में लग रहा है कि आरपूज विल इंप्रूव टू द ट्यून ऑफ एनीवेयर बिटवीन 50 to 20%, और 143 के आरपू पे अगर ये लोग 48% एबिटा मार्जिन दिखा सकते हैं तो वी नो कि कितना ऑपरेटिंग लेवरेज ये बिजनेस को मिल सकता है जब आरपूज बढ़ेंगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस डिजिटल और टेलीकॉम सेगमेंट में से भी मैं मानूंगा। इसमें एक चीज सुमित नोट करने वाली है कि ऑयल टू केमिकल में अगर आप देखिए 12,720 करोड़ का जो एबिटा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछली बार जो था 12,231। तो जो पार्थिव कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एबिटा लेवल पे आपको उतना बड़ा उछाल नहीं दिखा हुआ है, वो जो ऑयल एंड गैस का कोर बिजनेस है वहां पे शार्प राइज है, और ऑयल टू केमिकल में थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूंगा मैं, ये रोबस्ट जो उछाल थी उसमें माना जा रहा था शायद पेटकेम में थोड़ा हुआ, लेकिन उछाल हुई है। वाई तो खैर छोड़ दिए, कंपेयर ही नहीं करें, लेकिन इसमें भी 12,720 का जो नंबर है वो ठीक ठाक दिख रहा है। और रिटेल में तो कमाल हुआ है, मतलब 1953 करोड़ से बढ़ के 2923 करोड़ का जो एबिटा है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रिटेल में हमको लग भी रहा था कि सबसे ज्यादा सरप्राइज यहीं पे आने चाहिए, सारा कुछ खुल गया है तो वो खुला है। अब इस क्वार्टर में बहुत सारी उम्मीदें जो बनती हैं, एक तो ये बनती है कि शायद O2C में और आपको डेवलपमेंट्स होते हुए दिखेंगे, बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है जो कि सितंबर में थी, अब थोड़ा सा और करीब उसके हम लोग पहुंचते हुए दिख रहे हैं। माहेश्वरी जी, ये जो इस समय जिस वैल्यूएशन पे हम लोग हैं और जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, आउट परफॉर्मेंस है, इसमें आप सोचिए GST की रिकवरी भी अगर आप 17,000 करोड़ की हटा दिए तब भी 1,74,000 करोड़ का रेवेन्यू बन रहा है। वैल्यूएशन में चेंज आ जाएगा सर, रीरेटिंग की संभावना बन गई पूरी? 3,000 रुपए का भाव आप मान के चलिए इसमें नीरज जी, ये जल्दी ही देखेगा, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ नंबर से कि जो अनलॉक का
एक जो मेजर बेनिफिट देखने को मिल रहा है वो रिलायंस के इनफैक्ट सारे नंबर्स में देखने को मिल रहा है, चारों सेगमेंट में। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप देखेंगे कि सारे अपग्रेड्स आएंगे इस नतीजे के आने के बाद में, और 3,000 रुपए का आपको टारगेट शायद मार्च तक देखने को मिलेगा। 3,000 का टारगेट जेफरीज ने भी दिया था रिसेंटली, 3,050 रुपए के एक टारगेट्स के साथ उनकी रिपोर्ट आई थी। अमरीश सर, आप क्या मान के चल रहे हैं, ये जो आंकड़े जिस तरह के दिए हैं, ऑल टाइम हाई पर रिलायंस है, रफली 18.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इस मार्केट कैप के साथ इस तरह के मेगा नंबर्स, मेगा ग्रोथ, और मतलब बड़ी चीज़ ये है कि इतने बड़े बेस के बावजूद इतनी बड़ी ग्रोथ आ रही है सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो क्या टारगेट्स क्या मान के चले आप? मुझे लग रहा है कि जो मार्केट करेक्शन मोड में था शायद उसको संभालेगा रिलायंस इस रिजल्ट्स के बाद, और जो टारगेट है श्योरली इट्स 3,200 के आसपास का टारगेट बनता है, स्पेशली आफ्टर रिजल्ट्स लाइक दिस। ओके, तो 3,200 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे अमृतसर को लग रहा है, और वैसे भी हाँ, रिसेंट की जो फॉल है उसमें अगर रिलायंस कुछ सपोर्ट करता तो मार्केट में जरूर एक पुल बैक रहेगा। अच्छा पार्थिव सर, क्योंकि बढ़िया मूव आया है सीक्वेंशियल बेसिस पर, ना केवल ऑयल एंड गैस, रिटेल और O2C बिजनेस के अंदर, लेकिन अदरवाइज भी जो इनका रिटेल कारोबार है वो तो बढ़िया है ही, और साथ साथ टेलीकॉम जो ओवरऑल डिजिटल बिजनेस है वहां से भी एक अच्छा ट्रिगर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन चारों नंबर्स के बाद आपके टारगेट्स लेंगे, आपका क्या टिक रहेगा? देखिए, मेरा मानना है जो रीसेंट रैली हमने रिलायंस में विटनेस की है फ्रॉम 2200 2300 लेवल से 2800 के लेवल पे हमने जो देखा था, तो उस हिसाब से आज के तारीख में फेयरली वैल्यूड है, ऐसा मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन। हाँ, एक बड़ा ट्रिगर जो हम लोग राह देख रहे हैं इज अबाउट मोनेटाइजिंग 20% स्टेक इन O2C। वो पैसे आते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत ही वो बड़ा ट्रिगर रहेगा, बहुत टाइम से मार्केट उसका एंटिसिपेट कर रहा है, और अभी जिस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मंजूरी भी शेयर होल्डर्स ने दे दी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। नए बिजनेसेस में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उसकी पाइपलाइन भी जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर मेरा भी मानना है कि करीबन 3,000 तक ये शेयर जा सकता है। और मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए क्योंकि जो O2C बिजनेस में हम थोड़ी वीकनेस की बात कर रहे हैं उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देना पड़ेगा बिकॉज लॉजिस्टिक इश्यूज थे, और यूएस में इथेन प्राइसेस ऑलमोस्ट 33% बढ़े थे, जो आगे जाते रिलायंस अपने प्राइसेस इंक्रीज करके पास थ्रू कर देगा। तो ये भी ट्रिगर आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा। सो 2,900 to 3,000 तक रिलायंस का शेयर जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान जी। तो करीब करीब 3,300 के आसपास के कंसेंसस टारगेट्स जो हैं वो अब आप देख पा रहे हैं रिलायंस को लेकर, और ब्रोकर हाउसेस के अभी टारगेट्स हैं 3,000 के आसपास के। एक बड़ी चीज ये है कि अभी ग्रीन एनर्जी का जो नया फोरे है उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, तो सिर्फ वो कैपेक्स साइड पर है। आने वाली 2 तिमाहियों में, यानी ये फाइनेंशियल ईयर हम जब एंड कर रहे होंगे, तो जो रिसेंट के एक्विजिशन किए गए हैं, रेडी एक्विजिशंस जो थे, जैसे जो हमने SW सोलर एंड ऑल, SW सोलर प्लस जो फोटोवोल्टिक सेल की हमने कंपनी एक्वायर की है स्वीडन से, उन सब में एक बहुत बड़ा आपको बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो रेडी हैं, ऑपरेशनल हैं वो। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में ये ट्रिगर्स बनते रहेंगे। इसको एक समझने की कोशिश करेंगे पार्थिव से और अमरीश जी से कि क्या ये जो नए ट्रिगर क्रिएट किए गए हैं इस क्वार्टर में वो आगे अब प्ले होते हुए दिखेंगे। देखिए, एक बड़ा काम ये होना है कि O2C को अलग होना है, जिसका NCLT से अप्रूवल के बाद उसकी फिर पूरी प्रक्रिया चलेगी। दूसरा ट्रिगर बताया कि वो आरामको वाला है। इसके अलावा जो न्यू एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं ये अब आपको प्रोडक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे ट्रिगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर में हम डिजिटल के IPO की बातचीत पहले चल रही है। डिजिटल के IPO की बातचीत पहले ही चल रही है। डिजिटल स्टेबलाइज हो गया, 143 का ARPU और हायर साइड की बात हो रही है। फोन अभी लॉन्च होना है। नहीं, एक बड़ी चीज देखिए, सब्सक्राइबर जो है, हमेशा जो मार्केट ने कंसर्न दिखाया था कि सब्सक्राइबर एडिशन के साथ साथ ARPU साइड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इस बार सब्सक्राइबर एडिशन स्टेबलाइज होने के बावजूद ARPU बढ़ रहा है। एक्चुअली पिछली बार क्या होता, IUC चार्जेस गए थे, तो उस IUC चार्जेस जाने से पूरी इंडस्ट्री के ARPU एडजस्ट हुए थे, इसीलिए आप देखिए भारती के भी गिरे थे, इनके भी गिरे थे सब। अब लेकिन वो एडजस्टमेंट अब हो गया है। अब ARPU का बढ़ना बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा, यानी अब कंजम्पशन बढ़ रहा है पोस्टपेड साइड पे, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आगे चर्चा कंटिन्यू करता है। अमरीश सर, 2 बड़े ट्रिगर जिसके भी हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे, एक तो ग्रीन एनर्जी में जो फोरे है वो, और दूसरा जो जियो फोन लॉन्च होने की बातचीत है जिससे 2G के जो बड़े कस्टमर हैं वो फर्दर ऐड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये 2 कितना फर्दर और बूस्ट करेंगे इस और बैलेंस शीट को मजबूती देंगे? देखिए, ग्रीन एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो सेंटिमेंटल इफेक्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि
करीब 2100-2200 था, और उसके बाद जब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया पर जो जियो फोन लॉन्च है, आई थिंक उसका एक इफेक्ट आने का बाकी है, बिकॉज इट वाज एक्सपेक्ट अर्लियर, हुआ नहीं, अभी आगे आई थिंक दैट विल हैपन. O2C का स्टेक सेल, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रिगर, तो आई थिंक दैट शुड हैपन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और ये जो ग्रीन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन आएगा, आई थिंक दैट विल टेक अबाउट 2 years, सो दैट इज सम टाइम अवे. तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि जियो फोन, O2C का स्टेक सेल एंड पॉसिबली यदि अनाउंस करते हैं डिजिटल का IPO, आई थिंक दैट विल बी अनदर बिग ट्रिगर. ओके, ये बड़े ट्रिगर होंगे. पार्थिव, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ के क्या बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं? बहुत सारे एक्विजिशंस हुए हैं, एक वो फोन भी आने वाला है. सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रिटेल सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एक्सपेक्टेड है. फुटफॉल्स बढ़ेंगे और जिस तरह का वहां पे हम लोग सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छा ट्रिगर रहेगा. और वहां पे हमने देखा है एबिट मार्जिन ये क्वार्टर में 6.4% पहुंच गए, तो जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी तो वहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी स्कोप रहेगा. केमिकल्स में जैसे हमने डिस्कस किया O2C में एक वन ऑफ क्वार्टर था जिसमें यूएस की इथेन प्राइसेस बहुत ही हाई थे, लेकिन जून से जानकारी मिली है कि रिलायंस ने ऑलरेडी काफी पास थ्रू किए हैं, तो यहाँ से भी नंबर्स मेरा मानना है अच्छा स्टेबलाइज होगा. और रिफाइनिंग से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंप्रूवमेंट ही होगी मार्जिन में, बिकॉज जेट फ्यूल और डीजल के जो स्प्रेड्स है और वहाँ पे जो डिमांड आ रही है वर्ल्ड ओवर विद एयर ट्रैवल इंक्रीजिंग, वो बहुत ही बेहतरीन बोर्ड वेल होगा उनके लिए. डिजिटल की भी बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ से भी जिस तरह से ARPU की इंप्रूवमेंट हो रही है, स्टेडी क्वार्टर रहने की उम्मीद है. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमें लग रहा है दैट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन विल बी द स्टेक सेल. बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है. और जो हम लोग न्यू एज बिजनेस की बात करें, जो डीकार्बनाइजेशन सेगमेंट ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, वहां पे आने वाले 3 से 4 साल में एक क्षमता है कि 2 लाख करोड़ का अनदर सेगमेंट का बिजनेस रिलायंस खड़ा कर सकता है. तो मोटा मोटी बोले तो 300 से 400 रुपए इन टर्म्स ऑफ एडिशनल SOTP वैल्यूएशन ये डीकार्बनाइजेशन वाला बिजनेस है, सोलर जो फ्यूल सेल वाला है, वो ऐड कर सकता है. जी आशीष सर, आपका फाइनल कमेंट सर. जी, मेरा तो मानना है कि जो एनर्जी है ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है, क्योंकि 100 गीगाबाइट वॉट एनर्जी डेवलप करेगा रिलायंस अगले 8-9 सालों में. और जो उन्होंने अब पूरा वैल्यू चेन सेटअप कर लिया है कि वेफर से लेकर एग्जीक्यूशन तक, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका दूसरे बिजनेसेस छोटे हो जाएंगे. दूसरा, जो रिटेल में उनका इतना अग्रेशन है, और जैसा हम बात कर रहे थे इस बार के नंबर्स में एक बड़ा सरप्राइज रिटेल रहा है, क्योंकि अब जैसे 10% वो कैशबैक दे रहे हैं कोई भी परचेज आप जियो ऐप के थ्रू जाते हैं, तो बहुत बड़ा मास है जो इसका बेनिफिट ले रहा है और उनका प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है. तो मैं काफी बुलिश हूँ, जैसा मैंने पहले ही कहा था, रिलायंस के इस रिजल्ट पर, और अगले 1 साल से लॉन्ग टर्म के नजरिया भी मेरा काफी बुलिश है रिलायंस इंडस्ट्रीज. बिल्कुल. और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुमित ये समझने वाली कि जो लोग ऑयल एंड केमिकल के बिजनेस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, उनको लगता है कि उस पर भी बहुत बातचीत होनी चाहिए, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ऑयल एंड गैस ही है. सबसे ज्यादा बिजनेस वहां पे है और सबसे ज्यादा चेंजेस वहां पे आ रहे हैं. इसलिए वो O2C का परफॉर्मेंस आपको आने वाले समय इसलिए और अच्छा दिखेगा क्योंकि क्रूड ऑयल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हायर साइड की है. जब भी हायर साइड में होते हैं तो क्रैक्स का फायदा मिलता है और फिर जो डिमांड जनरेट होती है उससे मार्जिन और इंप्रूव होते हैं. तो ऑयल एंड केमिकल, रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म, ये सब जो इनके कोर बिजनेसेस हैं ये आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि डिमांड पुश के साथ साथ जो हायर प्राइस का फायदा है वो इनको मिलता हुआ दिखेगा. चलिए, इन सब ट्रिगर के बीच में और एक अच्छे नतीजों के बीच में एक कंसेंसस टारगेट जो आया है वो 3100 से 3200 रुपए के आसपास है. इन टारगेट्स के बाद फिलहाल इस कवरेज को यहीं समेटते हैं.